दूसरे अधिकारी भी मार डाले गए। दल के साथ भीतर आए दासों ने महल के भीतर मौजूद अंगरक्षकों को मार डाला। जो दास बाहर बाजार में रह गए थे उन्होंने अपने गुप्त आयुध निकालकर महल के बाहर तैनात यूनानी सैनिकों को मार डाला या फिर बंदी बना लिया। बाद में रहस्य उजागर हुआ, दासियां वास्तव में प्रशिक्षित सैनिक थीं। बिकने वाले आए दास भी छद्मवेशी सैनिक थे। वे सब चुने हुए लड़ाकू थे। बूढ़ा व्यापारी और कोई नहीं छद्मवेश में स्वयं चंद्रगुप्त थे। पुरु के सैनिक भी इस अभियान में शामिल थे। यूनानी सेना की छावनी में अब तक जो कुछ महल में घटा उसका समाचार नहीं पहुंचा था। सैनिक घटनाक्रम से बेखबर आराम फरमा रहे थे अथवा क्रीड़ा आदि कार्यकलापों में व्यस्त थे। अचानक छावनी पर चंद्रगुप्त तथा पुरु की सेनाओं ने दो तरफ से आक्रमण कर दिया। बेखबर यूनानी पकड़े गए। उन्हें ठीक से संभलने का मौका भी नहीं मिला। 50,000 सैनिकों में से हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काट डाले गए। हजारों ने आत्मसमर्पण कर दिया या बंदी बना लिए गए। अनेक सेना कमांडर चंद्रगुप्त या पुरु की सेना में सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। केकय एक बार फिर से स्वतंत्र होकर पुरु का देश बन गया। राजा पुरु की सहमति से चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने उनके 40 वर्षीय पुत्र पर्वतक को सम्राट घोषित कर दिया तथा विधिवत सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। इस उपकार के बदले पर्वतक ने चंद्रगुप्त का सदैव साथ निभाने का वचन दिया। स्ट्रॉप फिलिप की हत्या करने वाली बाला कर्बिका कट राज्य की राजकुमारी थी। फिलिप ने एक युद्ध में उसके पिता और भाई को मार डाला था। उसी का वह प्रतिशोध ले रही थी। इस घटना के बाद चंद्रगुप्त तथा कर्बिका काफी निकट आ गए थे। उनके मध्य प्रेम का अंकुर फूटने लगा था। चाणक्य की निगाहों से उनका प्रेम छिपा न रहा, परंतु उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। कर्बिका का सारा परिवार युद्धों की भेंट चढ़ चुका था। चाणक्य ने उसे अपनी पुत्री घोषित करके उसे मानसिक बल प्रदान किया था। स्ट्रॉप फिलिप से निपटने के बाद चाणक्य व चंद्रगुप्त ने दूसरे यूनानी कमांडर युधिथमस को चुनौती देने का मानस बनाया। युधिथमस सिंधु नदी के पार एक बड़ी सेना लेकर डेरा डाले बैठा था। वह एक कुशल योद्धा था। ये संभावना थी कि फिलिप की मृत्यु का समाचार पाकर वह केकय पर फिर अधिकार करने व यूनानी वर्चस्व को स्थापित करने आएगा। चाणक्य ने परामर्श दिया कि उसे सिंधु तट पर ही रोकना होगा। वह इस पार आ गया तो यूनानी समर्थक फिर से संगठित हो सकते थे और समस्याएं सर उठा सकती थी। कर्बिका ने भी युधिथमस के खिलाफ रणभूमि में जाने का मन बना लिया। वह चंद्रगुप्त के साथ ही बनी रहना चाहती थी। चंद्रगुप्त श्रृंहन, वतिक, केकय, कलूट व कश्मीर की सेनाओं का एक विशाल संयुक्त दल लेकर सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। तट के दूसरी तरफ युधिथमस यूनानी सेना के साथ मोर्चा संभाले था। यूनानियों के अधीन की पश्चिमी गांधार, बखट्रिया और हरुली राज्यों की सेनाएं भी उसके साथ थी। इतिहास में ये स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि किस दल ने सिंधु नदी पार करके दूसरे दल पर आक्रमण किया। आक्रमण हुआ और युद्ध भी हुआ। तर्कसंगत मत यही है कि यूनानी सेना ने नदी पार की होगी, क्योंकि उसके पास नदियां पार करने की क्षमता थी, साधन थे व काफी अनुभव भी था। यूनानियों को उनके विश्व विजय अभियान के कारण ये सब लाभ प्राप्त हुए थे। युद्ध में चंद्रगुप्त की सेनाओं ने यूनाना सेनानायक को मार गिराने में सफलता हासिल की। ये कार्य संभवतः पूरी यूनानी सेना के इस पार आ पाने से पहले किया गया होगा। युधिथमस की मृत्यु के कारण यूनाना सेना का मनोबल टूट गया था। वे पश्चिमी तट की ओर पीछे हट गए। उनकी भारत मूल की सेनाओं ने चंद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल अब यूनानी हमले का खतरा चुका था, क्योंकि समाचार आया कि यूनानी सैनिक अपने देश जाने के लिए लौट रहे थे। वे अर्थहीन युद्धों में और जाने नहीं गंवाना चाहते थे। सिकंदर की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। यूनानियों से निपटने के बाद अब चंद्रगुप्त व चाणक्य को अपना खास उद्देश्य प्राप्त करना था, और वह खास उद्देश्य था मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार करके नए साम्राज्य की स्थापना करना। घनानंद का खात्मा। इस मध्य पाटलिपुत्र में भी काफी कुछ घट चुका था। पुराने सम्राट का खात्मा हो गया था और अब वहां नया शासक था। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि महापद्म के 9 बेटे थे। घनानंद उन सब में बड़ा था। महापद्म की जब एक विषकन्या ने षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी थी, तब महामंत्री की सहायता से घनानंद मगध की गद्दी पर बैठा था। आचार्य शकटार महापद्म के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। बहुत से इतिहासकार यह भी उन्हें ही महापद्म का महामंत्री मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे केवल एक मंत्री थे और महामंत्री घनानंद के शासनकाल में ही बने। लेकिन एक बात सर्वसम्मत है कि शकटार एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे, जिनका सम्राट पर काफी प्रभाव था। मगध साम्राज्य के कई मंत्री व दरबारी शकटार के प्रभाव से प्रभावित नहीं थे। उन्हीं लोगों में से एक थे आचार्य वक्रसार, जो घनानंद के कनिष्ठ भ्राता समूल्यानंद के गुरु थे। समूल्यानंद को भी घनानंद तथा आचार्य शकटार की जोड़ी पर आपत्ति थी।
वह समझता था कि शकटार के कारण ही राज्य की व्यवस्था बिगड़ रही है। वक्रसार के पुत्र राक्षस समूल्यानंद के सहपाठी व अंतरंग मित्र थे। वक्रसार को राजनीति का मंजा हुआ खिलाड़ी माना जाता था। उनके दांव पेंचों के कई प्रशंसक थे। उनका पुत्र राक्षस उनसे भी बढ़कर धूर्त व योग्य था। कुछ लोग तो यही मानते थे कि वक्रसार की सारी नीतियां वास्तव में राक्षस के मस्तिष्क की ही उपज थीं। वे पिता पुत्र चाहते थे कि समूल्यानंद सम्राट बने ताकि मगध में उन्हीं कर बोलबाला। लेकिन समस्या थी कि घनानंद व शकटार का आखिर क्या किया जाए। उन्हें वैसे हटाना संभव नहीं था। कुछ टेढ़ी चाल चलना आवश्यक था। राक्षस ने अपना दिमाग लड़ाना शुरू किया। घनानंद की कमजोरी उसकी कामुकता थी तथा उसी का उपयोग किया जा सकता था। महापद्म भी तो इसी कमजोरी का शिकार बना था। बसंतोत्सव के अवसर पर राजमहल में खास समारोह हो रहे थे जिनमें एक अति सुंदर चंचल यौवना इधर उधर इखलाती फिर रही थी। घनानंद की उस पर स्वभावतः निगाह पड़ गई तथा उसकी लार टपकने लगी। उस नवयौवना का नाम सुभाषिनी था और वह राक्षस द्वारा वहां इसी प्रयोजन से नियुक्त की गई थी कि कामुक सम्राट को ललचाए। योजना सफल हो गई थी। सम्राट घनानंद ने ऐसे ही कार्यों के लिए रखे एक विश्वस्त सेवक से कहा कि वह उस नवयौवना से मेल मिलाप कराने की युक्ति करे। इस कार्य में कोई बाधा नहीं थी। राक्षस तो चाहता ही यही था। सुभाषिनी से मेल मिलाप कराने का प्रबंध एक विशेष कक्ष में किया गया। उस कक्ष का अच्छी तरह निरीक्षण किया गया ताकि कोई षड्यंत्र न रचा जा सके। सम्राट महापद्म की हत्या के पश्चात महामंत्री की आज्ञा पर काफी सावधानी बरती जाने लगी थी। सुभाषिनी को उस कक्ष में भेजे जाने से पूर्व उसके होठों की जांच की गई। विष के कोई लक्षण उसमें नहीं मिले। वह कक्ष में गई। सम्राट पहले ही वहां आसन पर विराजमान थे। यौवना बाल ठीक करने की मोहक मुद्राएं बनाती हुई सम्राट के निकट तक पहुंची। उन मुद्राओं के दौरान उसने अपने बालों में छिपाकर रखी विष बुझी सलाइयां निकाल ली थीं। उसने बिजली की तेजी से सलाइयों से सम्राट का शरीर कई स्थान से बींध डाला। एक चीख के साथ सम्राट घनानंद ढेर हो गए। विष बहुत घातक था। उनकी चीख सुनते ही रक्षक पहरेदार भीतर दौड़े और सुभाषिनी को उन्होंने खून सनी सलाइयों के साथ आक्रामक मुद्रा में मृत सम्राट के पास खड़े पाया। राक्षस उस पर टूट पड़े और तलवारों से उसके टुकड़े कर दिए गए। राक्षस की योजना सफल हो गई थी। उस धूर्त ने ऐसा कोई सूत्र नहीं छोड़ा था जो उसका संबंध हत्यारिणी सुभाषिनी से जोड़ सके। उसका चयन इसीलिए हुआ था। सुभाषिनी का परिवार घनानंद के अत्याचारों का शिकार होकर नष्ट हो चुका था। सुभाषिनी के जीवन का उद्देश्य अब केवल घनानंद से प्रतिशोध लेना रह गया था और वह प्रतिशोध राक्षस की सहायता से पूरा हुआ। लेकिन उसे कभी यह पता नहीं चल पाया कि राक्षस उसे अपनी कठपुतली बनाकर अपना हित साध रहा था। घनानंद की मृत्यु के बाद स्वाभाविक रूप से समूल्यानंद सम्राट की गद्दी पर बैठे। उनके गुरु वक्रसार को तो महामंत्री बनना ही था। आचार्य शकटार को सम्राट की सुरक्षा में विफल रहने के अपराध में कारागार में डाल दिया गया। अब मगध में आचार्य वक्रसार की तूती बोलने लगी। लेकिन पर्दे के पीछे वास्तविक शासक राक्षस ही था। गुरु वही करते जो उनका बेटा राक्षस उन्हें करने के लिए कहता। राक्षस मूलतः योग्य, बुद्धिमान व दक्ष योजनाकार था। अतः समूल्यानंद के शुरुआती शासनकाल में कई अच्छे कार्य भी हुए। मगध की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। प्रजा भी सुखी हुई। लेकिन विलासी खून रंग लाया और सब कुछ बंटाधार हो गया। समूल्यानंद भी अपने भाई और पिता की तरह ही भ्रष्ट निकला। कुछ समय सीधी चाल चलने के बाद वह भी टेढ़ी चाल चलने लगा। भ्रष्ट जीवन तथा विलासिता में वह पूरी तरह डूब चुका था। प्रशासन का एक बड़ा भाग उसकी विलासित की मांगें पूरी करने में लग गया। शासन फिर प्रभावहीन हो गया। अत्याचार बढ़ने लगे। आचार्य वक्रसार भी विलासी समूल्यानंद की हठ बुद्धि के आगे विवश हो गए। राक्षस ने हताशा में अपना माथा पीट लिया।